मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट तो दोस्तों पूरा का पूरा लेक्चर देखने के बाद आप करना। पूरा का पूरा लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टीचर ने पूरा का पूरा इवन सॉल्व एग्जांपल मिसलेनियस के सम्स मैंने इसके अंदर आपको लेके दिया हूं, क्योंकि इस लेसन से मिसलेनियस के सम्स आते हैं। जहां पे जरूरत है वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अब बस आप स्टार्टिंग में एक कमेंट ये करो कि आपको अब कौन से लेसन का वन शॉट चाहिए। कल मैंने मैथमेटिकल लॉजिक का दे दिया है वन शॉट। बस मुझे एक आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वन शॉट उसको उसी दिन देखो। ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। देखो मैं रोज अपना टाइम निकाल के आपके लिए नया वन शॉट बना रहा हूँ, जबकि चैनल पे अवेलेबल है। पर हर साल का ट्रेंड चेंज होता है। अब यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल्स लूंगा वो बहुत नए एग्जाम्पल्स होंगे। और इवन आप मेरा पिछला वन शॉट देख लेना, दोनों से कंपैरिजन कर लेना, आपको समझ में आएगा कि ये वन शॉट अलग है। साथ में आज रैंकर बैच जो हमारा एप्लीकेशन जीडीए महाराष्ट्र पे चल रहा है उसके ऊपर भी आज मैं मैट्राइसिस से स्टार्ट करने वाला हूँ। और वहाँ पे तो हम बहुत डीप में जाते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको इंजीनियरिंग कवर करना है। और एमएसटी सीईटी में मैट्राइसिस कल स्टार्ट होगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप चाहते हो तो वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हो। और ये तो आप क्विक रिवीजन, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका सेमिस्टर का पेपर हो, सभी के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने डिजाइन किया है। अगर आप सभी लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब नेक्स्ट लेसन डिफरेंशिएशन बनाना है। बट उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री का वन शॉट बनाऊंगा जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। और देन उसके बाद मेरा टारगेट है बायो, और फिर मेरा टारगेट है फिजिक्स। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं बना के दे दूंगा आपको। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर केमिस्ट्री का वन शॉट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के नीचे 1000 तो कमेंट आना चाहिए। केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, और कौन से लेसन का चाहिए वो कमेंट करो। वैसे तो मैं लाइन वाइज ही जाऊंगा केमिस्ट्री में, पर आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये है, इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं और इसको हम सेकेंड रो बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, इसको हम सेकंड कॉलम बोलते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज ये आपको पता होना चाहिए, जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओ, आपको सबसे पहला मैट्रिक्स लेसन ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दोस्तों देखो, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे ये 3 by 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं 2 by 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ तो 1 0 0 1, यस परफेक्ट सर। ये तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सब अगर आपको पता है तो बेसिक स्टेप्स कहीं कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ेगा। पर उसके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पहला जो एवरग्रीन क्वेश्चन, हाँ अगर आपको एवरग्रीन पीवाईक्यूज चाहिए तो जीडीए महाराष्ट्र पे मैंने प्रोवाइड किया है, विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। एवरग्रीन पीवाईक्यूज जहां पे मैंने खुद सॉल्व करके आपको प्रोवाइड किया और उसका प्राइसिंग बहुत कम रखा है। चेक वेदर दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल और नॉट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सीधा सिंपल अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो आपको यह पता होना चाहिए, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये दो टर्म आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात करूं, सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है दोस्तों, जीरो। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का ही दूसरा नाम है, नॉन सिंगुलर का ही दूसरा नाम है इनवर्टिबल, इनवर्टिबल। तो ये ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर का दूसरा नाम है इनवर्टिबल, ये ध्यान रखना। और अगर हम ध्यान से देखें, चलो अब ये हमारे पास कुछ दिया है, ये बोर्ड में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, सभी को आता है। देखो जिन्होंने इसके पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना, उसको भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने कॉस थीटा लिखा, यहाँ पे हमने साइन थीटा लिखा, यहाँ पे हमने माइनस ऑफ साइन थीटा लिखा, यहाँ पे कॉस थीटा लिखा। अब डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं यार, 10th क्लास में ही आपने पढ़ा है। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, कॉस और कॉस क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और साइन क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। और बीच में ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ पे आएगा। और एक बीच में जब हम ये वाला पार्ट लेते हैं तो बीच में एक माइनस लेते हैं। देन अगर आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। देन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना होता है, 1। आइडेंटिटी आपको याद होगा। अगर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आया, मतलब यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट
विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब डिटर्मिनेंट अगर जीरो आएगा तो सिंगुलर है, और डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो नहीं है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब अब यहाँ पे लिख सकते हो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल हो गया भाई। ये मिसलेनियस का सम है, ये पूछा जाता है। इवन 2 साल पहले के पेपर्स में देखोगे, जस्ट बोर्ड के एक दिन पहले मैंने यही वाला सम उठाया था और सेम टू सेम पेपर में आया था। इसलिए यहाँ पे मैं ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ, पर यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपको प्रॉपर पीवाईक्यूज वाइज मेंशन चाहिए तो सब मैंने जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के अंदर बना के दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब बारी आती है, और एक और चीज ध्यान रखना, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलने वाला ही है। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलने वाला है, और वो मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वो कहाँ से मिलेगा, तो मैट्रिक्स का जो एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलेगा वो लास्ट वाले क्वेश्चन में। इवन आपका जब यूनिट टेस्ट होगा या फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको दिखाई देगा। प्रीलिम्स हो रहा है उसके पहले अगर आप देख रहे हो तो एक क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में मैट्रिक्स 100% आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखो ए इनवर्स के 2 टाइप है। एक है दोस्तों एडजॉइन मेथड, और एक है दोस्तों ERT मेथड। एक्चुअली यहाँ पे ECT भी है, पर मैं अगर बोलूंगा ECT अगर एग्जाम में आया तो आप इस पार्ट को अटेम्प्ट ही मत करो, उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पर 99.99 ये दोनों में से ही पूछा जाता है। कभी कभी वो लोग बोलते भी नहीं है, बोलते हैं बस फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आप ये दोनों में से ये अटेम्प्ट करना एडजॉइन। अब देखो दोस्तों एडजॉइन मेथड है तो बहुत बड़ा, बट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो एडजॉइन मेथड, एडजॉइन मेथड टू सॉल्व टू फाइंड ए इनवर्स, एडजॉइन मेथड टू फाइंड ए इनवर्स। देखो स्टेप्स दे रहा हूं मैं, स्टेप्स। पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप निकालते हो तो पहले तो आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, प्लस आए माइनस आए चलेगा। तो आप लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये आप लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर जीरो आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे, इसके आगे सम ही नहीं सॉल्व होगा। एक बार ऐसा पेपर में आया था सम, आधे से ज्यादा लोग बेहोश हो गए थे, बोले थे भाई 4 मार्क्स का सम है और अब बस एक ही स्टेप कैसे सॉल्व होगा। अब देन दोस्तों इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। स्टेप नंबर सेकेंड, जैसे ही आपने ये निकाला उसके बाद आपको निकालना है दोस्तों कोफैक्टर। कोफैक्टर के पहले आप चाहिए तो माइनर निकाल लो, माइनर निकालो। माइनर के बाद आप क्या निकालोगे दोस्तों, कोफैक्टर। अब स्टेप नंबर थर्ड, कोफैक्टर के बाद आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स है स्टेप नंबर फोर्थ, आपको एडजॉइन मैट्रिक्स निकालना है। और एडजॉइन मैट्रिक्स कैसे निकालते पता है, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसी का बस ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कैसे करते सब सिखाऊंगा, ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है पर बताने वाला हूँ। एंड देन दोस्तों इसके बाद स्टेप नंबर फिफ्थ, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइन ऑफ ए। दिस इज द बेसिक स्टेप एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड ए इनवर्स। एंड ये टोटल 5 स्टेप्स है आपके पास, यही 5 स्टेप से आपको सम को सॉल्व करना है। थोड़ा सा बड़ा सम होगा बट मार्क्स भी पूरा बड़ा देके जाता है। जैसे देखो ये सम है, जानबूझ के लिया, ये सॉल्व एग्जाम्पल का सम है, बहुत बार पेपर में पूछा गया सम है। आपके पेपर में बस अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है पता है, आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा अब बस क्या होगा पता है, यहाँ पे नंबर्स चेंज होंगे, मेथड वही, सब कुछ वही, आपको कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे पेपर में हो सकता है फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा हो या तो फाइंड ए इनवर्स लिखा हो, यहाँ पे एडजॉइन लिखा है, मे भी हो सकता है नहीं भी लिखा हो तो भी आप एडजॉइन से सॉल्व करना। बट यहाँ पे अगर ERT लिखा है तो आपको ERT से ही जाना है, वो मेथड मैं बताऊंगा आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सम को सॉल्व करूँ, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड, तो देखो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। यस, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करना, मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे बहुत लाइट है, तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस अगर मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे 2 है, -1 1, -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हम जब पहला एलिमेंट्स लेंगे, देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट्स, अगर मैं लूंगा तो ये और ये, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब यहाँ पे 2 आएगा, और ये वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, -1 1 = 1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये बीच का माइनस। अब ये वाला पार्ट जैसे ही आपका कैंसिल हो गया,
अब देखो दोस्तों, अब जब भी आप दूसरा पार्ट लोगे तो हमेशा याद रखना स्टार्टिंग में हम एक्स्ट्रा माइनस लेते हैं, ये याद रखना, ये सब तो 11th का पार्ट था। और फिर हम दूसरा पार्ट लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप दूसरा पार्ट लिखते हो तो देखो यहाँ पे ये कौन से रो में आ रहा है फर्स्ट, ये कौन से कॉलम में आ रहा है कैंसिल, अब जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 -2 बीच का माइनस, 1 1 और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब ये होने के बाद थर्ड पार्ट, ये देखो ये, अब यहाँ से ये जिस रो में है जिस कॉलम में कैंसिल, 1 1 पहले तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे +1 है, +1 लिखो। यहाँ पे अगर -1 होता -1, बस हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बीच में लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे जिस फॉर्म में दिया उसको उसी फॉर्म में लिखो। अब देखो जो बचा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 माइनस माइनस प्लस, -1 2 अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से लिखे तो ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, माइनस माइनस प्लस, -1 +1 -1, देन ये 6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 6 -1 5, या तो 6 माइनस माइनस प्लस लिखोगे तो -2 विच इज इक्वल टू 4। इससे ये पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट है। ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट हो गया तो अब हमें किस तरह से चलना है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। हाँ, अब देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। देखो, मेरा इंटेंशन है कि जब आप आगे इंजीनियरिंग में जाओ, भले आप वन शॉट देख के जा रहे हो, तो आपको वहां पे भी फायदा होगी, हाँ, आपके बेसिक में कहीं कमी ना रह जाए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं, देखो ये, देखो ये फर्स्ट पोजीशन होता है, ये सेकंड पोजीशन होता है, ये थर्ड पोजीशन। देखो अब रो चेंज होता है ना, तो यहाँ पे 21 22 23 31 32 33, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब मैं माइनर निकाल रहा हूँ, देखो मैं माइनर निकाल रहा हूँ, माइनर, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, अब मैं माइनर अगर निकाल रहा हूँ, ये देखो यहाँ माइनर, अब देखो मैं यहाँ पे माइनर को M11 इसका माइनर, फिर M12, फिर M13, फिर M21, फिर M22, फिर M23, फिर M31, M32 और M33, सभी माइनर्स। माइनर्स बहुत ध्यान से निकालना, माइनर्स में कोई गलती नहीं करना। देखो जब आप M11 लोगे, M11 मतलब ये पोजीशन, देखो ना 11 का, ये और ये कैंसिल, बचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4, बीच का माइनस, 1 1 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो द करेक्ट आंसर इज 3। ठीक है सर, ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो 1 2 मतलब ये पोजीशन, ये कौन से रो में आ रहा है फर्स्ट, कौन से कॉलम में आ रहा है कैंसिल, 1 2 -2, बीच का माइनस, 1 1 1 आएगा, बट ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -1। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तीसरा, देखो थर्ड, अब यहाँ पे ये देखो ये और ये कैंसिल। अब धीरे धीरे अभी आप मैं लिख रहा हूँ, पर आगे चल के आपको ये चीज खुद से समझ में आ जाएगा, आपको एक कटकुट करने की जरूरत नहीं है। 1 1 1 माइनस, 1 2 2, आंसर इज -1। ठीक है सर, ये 3 हो गया। अब चलते हैं आगे की ओर, ये देखो ये इस पोजीशन पे है, ये और ये कैंसिल, 1 2 2 -2, बीच का माइनस, 1 1 1, पर ये माइनस की वजह से +1 -1। कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है दोस्तों, इसलिए जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से। देखो ये 2 2 4 -1, आंसर इज 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये होने के बाद अब हमें कौन सा पोजीशन लेना है, ये लोगे तो ये और ये कैंसिल, 1 2 -2, बीच का माइनस, 1 1 1, ये क्या आएगा +1, आंसर इज -1। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 3 1 लेना है, 3 1 मतलब ये, अब ये और ये कैंसिल, 1 1 1 -2, आंसर इज -1। अब ये होने के बाद नेक्स्ट ये और ये कैंसिल, 1 2 2 -2, बीच का माइनस, 1 1 1 -1 मतलब +1, आंसर इज -1। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये और ये 1 2 2 2 4 माइनस 1 1 1, द आंसर इज 3। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूँ, जब आप मैट्रिक्स लेसन पढ़ते हो तो आपको ये सॉल्व करने का एक बार अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि फिर बाद में आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो
और जब आप बोर्ड में भी लिख रहे हो, क्योंकि आपको एक ही सम बोर्ड में सॉल्व करना रहेगा इस टॉपिक का, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक की परफेक्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कोफैक्टर, तुरंत हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम एक्चुअली ए से डिनोट करते हैं, पर मैं यहाँ से सी से भी कर सकता हूँ। देखो कोफैक्टर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें C11, C11 मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे सेम चेंज, सेम चेंज, वो भी राइट है, बट 2x2 के मैट्रिक्स में आप फंस जाओगे। 2x2 का जब मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसमें ऐसा नहीं रहता, उसमें सेम चेंज चेंज सेम ऐसे आता है, तो उसमें आप फंसोगे। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ये दोनों को प्लस करो। अगर इवन नंबर आएगा, मैंने मैथमेटिकल लॉजिक में इवन ऑड आपको पढ़ाया है, ये इवन क्या होता है, अगर नहीं पता है तो छोटी क्लास में पढ़ा है, 2 4 6 8, ये सब इवन नंबर है। देखो दोनों का प्लस करो, इवन आएगा तो सेम लिखो, 1 और 1 2 होता है, इवन है सेम। 1 और 2 3 ऑड है, चेंज होगा, -1 का उल्टा 1। 1 और 3 4 इवन है, सेम होगा। 2 और 1 3 ऑड है, चेंज होगा। 2 और 2 4 इवन है, सेम होगा। 2 और 3 ऑड है, चेंज होगा। 3 और 1 4 इवन है, सेम होगा। 3 और 2 5 ऑड है, चेंज होगा। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 इवन है, सेम होगा। अब आप उसको ऐसे भी चेक कर लो, सेम चेंज, सेम चेंज, सेम चेंज, सेम चेंज, सेम। पर इवन ऑड वाले कॉन्सेप्ट सबसे परफेक्ट है, अगर आप सच में कॉन्सेप्ट वाइज जा रहे हो तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, ठीक है सर। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें निकालना है सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। देखो भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स को ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखना, जैसे 3 है 1 है -1, स्टार्टिंग का 3, फिर उसके आगे का 3 1 3 1, फिर लास्ट का 3 -1 1 3। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद क्या आएगा दोस्तों, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स। और ये हमेशा कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमेशा ट्रांसपोज होता है, बोर्ड में पूरा लिखना। ट्रांसपोज मतलब क्या होगा पता है, ध्यान से समझो। ट्रांसपोज मतलब जो रो में दिया है उसको कॉलम में लिखो। देखो ये जो रो में है उसको कॉलम में लिख रहा हूं, सेकेंड रो में है उसको सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूँ, थर्ड रो में है उसको थर्ड कॉलम में लिख रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना। और अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स मतलब क्या आता है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि हमने 4 निकाला है ना। और एडजॉइन का आंसर क्या है दोस्तों, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। इसके साथ ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। और ये आएगा तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों, 4 मार्क्स के लिए। तो देखो यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगता है, बट अगर आप मेरा भी लेक्चर्स देखोगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा यार बहुत तो सिंपल टॉपिक है। और ये टॉपिक इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि आगे चल के जो आपका टॉपिक है, आगे चल के आपको रिडक्शन मेथड पढ़ना है, उसमें आपको ये पार्ट आना चाहिए। तो इसलिए ये पार्ट इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये पार्ट अभी 12th के लिए अगर आप नहीं करते हो तो दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, पर यूनिट टेस्ट में आप फंस सकते हो। इसलिए आप करके जाओ यार, बहुत सिंपल पार्ट है। इसलिए मैं पहले इसको पढ़ाने के पहले ना बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ। क्या क्या इसके लिए बेसिक लगेगा, देखो सबसे पहला बेसिक क्या लगेगा। और आप सभी लोग प्लीज मेरी तारीफ तो करना यार, तारीफ के बाद इंसान ना और अच्छा काम करता है, ये हमेशा इंसान की खासियत होती है। अब देखो बेसिक में 3 तरह की चीजें आती है। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे 4 है 3 है 2 है 1 है 5 है 6 है 7 है 2 है 7 है 4 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 लाने के लिए पहला रास्ता क्या है, देखो नीचे 1 दिख रहा है तो ये कौन सा रो है, सेकेंड। ये कौन सा रो है, फर्स्ट। ये कौन सा सेकेंड। इसको मुझे इंटरचेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 ला सकता हूँ। तो ये देखो ये अब चेंज हो गए। पहले तो इसके अंदर जिसका नाम नहीं है उसको सेम टू सेम लिखो, थर्ड रो का नाम नहीं है। हाँ, अब सेकेंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, 1 5 6 सभी एलिमेंट्स। हाँ, और फर्स्ट के सभी एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। ये पहला रास्ता है, ये इंजीनियरिंग में भी हेल्प होगा ये कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, आज टीचर्स कैसे आपको ये बेसिक नहीं बताते, इसलिए आपको चीजें समझती नहीं है, नहीं तो ये बहुत आसान टॉपिक है। ए विच इज इक्वल टू, कभी कभी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है, 7 है, 2 है, 1 है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मुझे 1 लेकर आना है, अब तो ये नीचे कहीं पे ये 1 मत देखना, ये नीचे दोनों में से कोई 1 नहीं है, तो इंटरचेंज तो कर नहीं सकते। दूसरा क्या रास्ता होता है, दूसरा एक रास्ता ये है कि हम क्या करते हैं पता है, ये वाले पार्ट को इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा, देखो 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 आएगा ना। मतलब किसको माइनस करना है, R1 को। किस में से करना है, R2 से। जिसमें से करना है उसको पीछे लिखो। देखो R1 में से R2 को माइनस कर दो, तो 4 माइनस 1 करेंगे, तो हमेशा जो आगे लिखा होता है वो चेंज होता है, पीछे वाला ऐसे ही रहता है, ये हमेशा ध्यान रखा करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो चेंजेस क्या हो जाएगा, देखो जो पीछे, पहले तो जिसका नाम नहीं है उसको लिखो, जो पीछे उसको ऐसे ही लिखो। और R1 माइनस R2, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, 2 माइनस 6 कितना होगा दोस्तों -4, 2 माइनस 9 कितना होगा दोस्तों -7, मतलब 1 आ गया अपना। ये एक रास्ता है। तीसरा रास्ता आपके पास क्या है, तीसरा रास्ता है ए विच इज इक्वल टू, अगर सपोज यहाँ पे 4 है, 2 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 7 है, 2 है, 1 है, अगर सपोज आपको ये रास्ता नहीं पसंद है, नहीं माइनस करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो रास्ता मैं हमेशा यूज करूंगा, R1 को 4 से डिवाइड कर दो, इसको जो नंबर दिया उससे डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर सपोज यहाँ पे -4 है तो -4 से डिवाइड कर दो। हाँ, पर अगर समझो +4 है तो +4 से करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1। इसको अगर हम 2 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2। 2 को -4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। और ये 3 6 9 एज इट इज, 7 2 1 एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, R1 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही ऑप्शन यूज करेंगे, ये वाला। पहले तो हमारा ध्यान ये वाले पे रहेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, पर ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहता। फिर ये वाले पे, फिर नहीं रहा तो ये वाले पे। तो ये आपको एक बेसिक समझा दिया। दूसरा बेसिक ये है कि अगर सपोज यहाँ पे 1 लाने के बाद यहाँ पे अगर समझो मुझे 0 लेकर आना है, यही चीज समझना है आपको, रिडक्शन मेथड में यही हेल्प होगा। तो हम कैसे लाएंगे, तो दोस्तों देखो किसको 0 लाना है, कौन सा रो है, सेकेंड रो। किसके हेल्प से लाना है, ये दोनों 0 हमेशा इसके हेल्प से आएंगे, ये ध्यान रखना। ये दोनों 0 हमेशा इसके हेल्प से आएंगे। किसके हेल्प से आ रहा है सर, R1 से, फर्स्ट रो के हेल्प से। यहाँ पे कौन सा वैल्यू है सर, 3, 3 का अपोजिट क्या होगा -3। अब इसमें आप वैल्यू पुटअप करके देखो, अपने आप यहाँ पे 0 आ जाएगा। सर इसके लिए बना दो ना सर, बन जाएगा। कौन से रो में है, थर्ड रो में। किसके रेफरेंस से लाना है, R1 के। सर यहाँ पे जो वैल्यूज है उसका अपोजिट वैल्यूज क्या आएगा, -7। अगर सपोज यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लेते। इतना आसान है दोस्तों। और अभी अगर सपोज दोस्तों, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 0 0 हो गया। अब यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है। अब हमेशा ये देखो, ये दोनों को अगर आपको 0 बताना है, ये दोनों को, तो हमेशा ये बीच वाले का रेफरेंस लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना करो। यहाँ पे ये दोनों को 0 बनाना तो इसका रेफरेंस है, ये दोनों को 0 बताना तो इसका रेफरेंस, ये दोनों को 0 बताना तो इसका रेफरेंस लेंगे, इसका। जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, ये दोनों को 0 इसका रेफरेंस, ये हमेशा याद रखना। अगर समझो मैं इसका रेफरेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको 0 बताना है R1 को, किसके रेफरेंस से, R2 के। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है, इसको अगर हम यहाँ पे वैल्यूज बताए तो यहाँ पे -2 है, -2 का क्या आएगा दोस्तों, +2। अब यहाँ पे किसको 0 बताना है, R3 को, किसके रेफरेंस में, R2 के। यहाँ 4 है, 4 का अपोजिट क्या आएगा, -4। तो ये बेसिक चीज है, सोचो मैं आपके लिए बेसिक पे काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये चीज सब में भी पढ़ा सकता हूँ, पर बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि अब इस बेसिक को आप 2 बार देखो, वीडियो को फिर से पीछे देखो, करो और इस बेसिक को देखो, उसके बाद आप सम सॉल्व करो, सम तुरंत सॉल्व होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सर एडजॉइन मेथड। अब देखो सॉरी, ए इनवर्स बाय ERT, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा स्टेप है, सम यहाँ से स्टार्ट होगा और इसमें हमें इस ए को आई में कन्वर्ट करना रहता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें कन्वर्ट करना है आई में, और अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको आई में कन्वर्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखना, आई में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है तो उसके कितने स्टेप है, 4 स्टेप है। पहले इसको 1 करो, फिर इसको 0 करो, आई में कन्वर्ट करने का स्टेप है तीसरा, फिर इसको 1 करो और चौथा फिर इसको 0 करो। ये स्टेप्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको अगर कन्वर्ट करना है तो पहले यहाँ 1 1 कैसे करते सिखाया हूँ, फिर यहाँ पे 0 वो भी सिखाया हूँ। ये 0 इसके रेफरेंस में करेंगे, फिर इसको 1,
फिर ये 0 इस 1 के रेफरेंस में हो गया। और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो देखो 6 स्टेप होता है। पहला स्टेप, इसको 1 करो, आता है आपको। फिर आपको क्या करना है, नीचे के दोनों को 0 करो, फिर बीच वाले को 1 करो, फिर उसके ऊपर नीचे वाले को 0 करो, फिर लास्ट वाले को 1 करो, फिर उसके ऊपर वाले को 0 करो। ये बेसिक स्टेप्स है 3x3 का, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये बेसिक स्टेप्स आपने अगर समझ लिया, ठीक है सर। अब आता हूं सम पे। जानबूझ के ऐसा सम लिया हूं जो आपको समझ में आए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट निकालना है। हर केस में अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया तो आपको आगे सम ही नहीं सॉल्व करना है। 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, 1 है, 2 है। बहुत लोगों ने ERT बहुत आसान लगने लगता है, जब मैं पढ़ा देता हूँ तो उसके बाद बोलते हैं सर ERT आसान है। 3 2 6 1 1 2 2 2 5। देखो यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूँ। अब देखो ये और ये कैंसल, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, बीच का लेते टाइम माइनस, फिर ये 2, फिर देखो 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, फिर 6 लास्ट वाला जो साइन में है, ये और ये कैंसल, 1 2 जा 2, माइनस 2 जा 3, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 4 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, 6 2 2 जा 0, 3 minus 2, the answer is 1. Determinant of A which is not equal to 0 and A inverse exist, मतलब A inverse exist कर रहा है। ये पहला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अब इसके बाद सम हम स्टार्ट कर रहे हैं। सम कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, A इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। ए जो हमारा वैल्यू है, हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 3x3 का। अगर ये 2x2 का होता तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लेते। बस हमें इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, मतलब इसकी तरह दिखना चाहिए। पहला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप अगर आपने बेसिक स्टेप्स पढ़ा है, पहला स्टेप क्या आएगा दोस्तों, 3x3 का 1। अब यहाँ पे 1 लेकर आना है। देखो नीचे 1 दिख रहा है, इंटरचेंज करो ना, क्यों डिवाइड कर रहे हो। तो देखो यहाँ पहला स्टेप में लिख रहा हूँ, R1 को इंटरचेंज करना है R2 के साथ। बहुत सिंपल है। अब देखो R1 पूरा का पूरा वैल्यूज ऊपर चले गए, और ये जो जाएगा ये भी जाएगा, ये ध्यान रखना, पूरे पे होता है। इसमें जो होगा वो यहाँ पे भी होगा। और R2 का पूरा वैल्यूज नीचे आ जाएगा, 3 2 6 1 0 0, और बाकी 2 2 5 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हो गया 1 1 2 3 2 6 2 2 5, यस 1 0। अब आपको पता है, पीछे आ जाओ, ऐसे नहीं पता है तो ये देखो, ये दोनों को 0 करना है। मतलब अपने को ये दो वैल्यूज को 0 करना है, ये वाला और ये वाला। 0 कैसे करते हैं, आपको आता है, आता है कि नहीं आता है, जल्दी बोलो फास्ट। 0 कैसे करते हैं दोस्तों, आता है कि नहीं आता, सोच रहा हूँ यहीं पे कर दूँ, सोच तो रहा हूँ, देखते हैं। देखो इसको 0 करना है R2 को, किसके रेफरेंस में, R1 के। 3 का अपोजिट क्या आएगा, -3। इसको 0 करना है R3 को, किसके रेफरेंस में, R1 के। 2 का अपोजिट -2। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिक स्टेप्स मैं बताऊंगा, अगर आप वैसे जाओगे तो कभी फंसोगे नहीं, और अगर आप अपने मन मर्जी करोगे तो बहुत जल्दी फंसोगे, और यहीं पे आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें किसका नाम नहीं है, देखो जो आगे लिखा है वो चेंज होगा, R2 चेंज होगा, R3 भी चेंज होगा, मतलब R2 और R3 चेंज होगा। सेकेंड रो से थर्ड थर्ड रो चेंज होगा। R1 पीछे लिखा है, जिसका नाम पीछे होता है कभी चेंज नहीं होता, मतलब R1 का वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जो भी R1 का ऊपर का वैल्यूज है उसको कॉपी करो। अब आपको ये पता है ये फॉर्मूला आपने क्यों अप्लाई किया यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो उसको चेक मत करो, डायरेक्ट आप 0 लिख दो। अब चेक करना है, टाइम है तो चेक कर लो। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है सेकंड रो के, जो भी वैल्यूज है सेकंड फॉर्मूले से आएंगे। थर्ड रो के जो वैल्यूज है थर्ड रो फॉर्मूले से आएंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, यहीं पे आपसे मिस्टेक होता है। अब देखो मैं सेकंड रो में चेंजेस कर रहा हूँ, तो रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, R2 - 3 R1। अब ये मुझे निकालना है तो मुझे इस पे देखना है, ये मुझे निकालना है तो इसमें देखना है, ये मुझे निकालना है तो इसमें देखना है, ये निकालना है तो इसमें, ये निकालना है तो इसमें, बस। अब देखो मुझे ये निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, -3 इंटू R1 क्या है, इसके अंदर देखना है। R1 क्या है दोस्तों, 1 है। तो देखो 2 - 3, आंसर इज -1।
-1 है। अब ये निकालना है तो इसमें देखना है, तो ये वाला पार्ट रफ। अब देखो यहाँ से ये निकालना तो इसमें R2 का वैल्यू कितना है 6, बस यही एक आपसे गड़बड़ होता है। R1 का वैल्यू क्या है 2, और उसमें आपको ऐसे लगने लगता है कि सर बहुत हार्ड है। अरे भाई आपका कैलकुलेशन है यार, मैथ का कैलकुलेशन है। अब देखो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये निकालना है तो बहुत लोग इसमें ध्यान देते नहीं, इसमें R2 क्या है 1 है, R1 क्या है 0 है, 1 माइनस 3 0 0 1। थोड़ा टाइम जाएगा चलेगा, पर आराम से करो, पूरा मार्क्स मिले। अब देखो ये वाला पार्ट, R2 क्या है 0 -3, R1 क्या है 1, 0 -3, आंसर इज -3। अब ये होने के बाद लास्ट वैल्यूज, ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो R2 क्या है 0, R1 क्या है 0, द आंसर इज 0। अब थर्ड रो जब हम सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो का रफ वर्क करोगे, ये वाले फॉर्मूले का थर्ड रो का रफ वर्क करते हैं, R3 -2 R1। अब देखो ये सॉल्व करो तो इसमें ही से R3 का वैल्यू क्या है 2 है, -2 R1 का वैल्यू क्या है 1 है, 2 -2 आंसर इज 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करने जा रहा हूँ तो R3 का वैल्यू क्या है 5 -2, R1 क्या है दोस्तों 2, 5 -4, द आंसर इज 1। अब मैं अगर ये सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये अगर सॉल्व करो तो R3 का वैल्यू कितना है 0, -2 इंटू 0, द आंसर इज 0। देखो मेरा ध्यान पूरा बोर्ड पे है, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका, R3 कितना है 0, -2, R1 कितना है 1, आंसर इज -2। अब यहाँ पे ये होने के बाद R3 का वैल्यू कितना है 1 -2, R1 कितना है 0, 1 -0, आंसर इज 1। और मैं बोलूँगा कि जब आप एक स्टेप सॉल्व कर लेते हो तो आप एक बार क्रॉस चेक, एक बार अपना आंसर कर लो, कि स्टार्टिंग में अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और बुक में हो सकता है कि वो दूसरे इटरेशन से सॉल्व करते होंगे, दूसरा फॉर्मूला लेके सॉल्व करते होंगे, तो ये भी हो सकता है, पर फाइनल आंसर आपका मैच हो जाएगा। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, अब ये वाला पार्ट हो गया। अब आपको फॉर्मूले वाइज अगर आप जाते हो तो आपको क्या कवर करना है, देखो ये हो गया, ये डन, ये डन। अब यहाँ पे 1 लेकर आना है। अब यहाँ पे 1 लेकर आना है तो 1 अपन कैसे लेकर आएंगे, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो। तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 1 है, गाइस थोड़ा सा ड्रिल का आवाज आएगा, कि बाहर कल दिखाया था ना पानी आ रहा है स्टूडियो के अंदर, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था पढ़ के क्या फ़ायदा है, हाँ, जब आपको पता ही नहीं कि बाहर कुछ पॉलीथीन या कुछ लगा दो जिससे पानी ना आए। तो भाई बारिश इतना हो रहा था, उसको बुला रहा था लगाने के लिए, वो आया नहीं, तो आज आया है, तो गाइस आज लगाने जा रहे थे। तो एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि आपके सर इतना पढ़ के क्या फ़ायदा है, आपको तो दिमाग ही नहीं है। तो गाइस उनको थोड़ा दिमाग दे दो। तो ड्रिल का थोड़ा आवाज़ आएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 लेकर आना है, तो यहाँ पे -1 है, तो R2 डिवाइड बाय -1, -1 को -1 से डिवाइड कर दोगे तो 1 हो जाएगा, A इनवर्स। देखो जो चेंजेस नहीं होगा उसको एज इट इज रखते हैं, 0 1 0 0 0 1, ये सब में कोई चेंजेस नहीं होगा, 0 -2 1। और ये -1 से डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। ये 1 डिवाइड बाय -1 होगा, -3 डिवाइड बाय -1 3 हो जाएगा, और ये 0 होगा। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, स्टेप पीछे जाओ, एक एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। ये हो गया, अब ये ऊपर नीचे का दोनों 0 आना चाहिए। अब देखो नीचे तो ऑलरेडी 0 है, जहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर जहाँ नहीं है उसको करो, ये वाले को 0 करना है। तो ये कौन सा है दोस्तों, R1। किसके रेफरेंस में करना है, मैंने पहले ही बोला था इसका रेफरेंस लेना R2 का। यहाँ क्या है दोस्तों 1, 1 का अपोजिट -1, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आएगा, प्लीज ध्यान से देखो, ये देखो। हाँ ये चेंजेस नहीं हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। देखो सबसे पहले पीछे R2 है, R2 चेंज नहीं होगा, मतलब 0 1 0 -1 3 0। और साथ में दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो हमने पहले से ला दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं है, अगर आप करोगे तो भी कोई उसमें बेनिफिट आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये तो आपने पहले से ही ला दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेंजेस है वो आपको दिखेगा, बस R1 में चेंजेस दिखेगा, R1 में, और इसमें R3 का नाम नहीं है तो उसको एज इट इज रखो, 0 -2 1। बहुत ही आपका माइंड बहुत दिमाग से अच्छे से यहाँ पे रखना होगा। हाँ अब यहाँ पे देखो, बस ये आपको चेंज करना है, और आपको पता है यहाँ पे तो 0 ही आने वाला है, कर लो 1 -1, बाकी आपको सॉल्व करना है।
अब देखो R1 में से R2 को माइनस करना है, 2 माइनस 0 आंसर इज 2, 0 माइनस ऑफ -1 आंसर इज 1, 1 माइनस 3 आंसर इज -2, 0 माइनस 0 आंसर इज 0। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए। ये देखो ये वाला स्टेप भी डन। अब बस इसको 1 लेकर आना है, फिर 2 0 लाना है, सम खत्म। अब लास्ट वाले को 1 लेकर आओ, लास्ट वाले में 1 पहले से ही है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे अगर 1 ऑलरेडी है तो ये वाला भी स्टेप पहले से ही डन है, बस ये 2 0 लेकर आना है। अब ये दोनों को 0 अगर मैं लेकर आने जाऊँ, जिसमें से एक 0 पहले से ही है, तो बस अपने को एक 0 लेकर आना है। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, बाजू में क्यों नहीं ले रहा हूँ पता है, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे वैल्यूज लेना रहता है ना, तो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब बस एक ही वैल्यू चेंजेस करना है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, R1, ये देखो ये चेंजेस करना है। आर चेंज किसको करना है, R1 को। किसका रेफरेंस लेंगे, ये दोनों को 0 करने के लिए इसका R3 का। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 2 का अपोजिट -2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका A इनवर्स है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले R1 में चेंजेस होगा, R3 वैसे ही रहेगा, 0 0 1 0 -2 1। ठीक है, इवन R2 का नाम नहीं है यहाँ पे, तो R2 भी एज इट इज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहले से निकाला है उसमें वैसे ही रहने दो। हाँ, अब ये चेंजेस होगा, जिसमें से ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो ये तो 0 होगा, आप फॉर्मूले वाइज भी चेक कर सकते हो। हाँ, बाकी की ये 3 वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले से निकालने हैं। अब देखो यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, R1 का वैल्यू देखो, ये निकालना तो इस पे वैल्यूज देखना है। R1 कितना है दोस्तों, 1 -2। R3 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 0, तो देखो 1 - 0 आंसर इज 1। ठीक है, पहला आ गया। अब ये निकालना है तो इस पे ध्यान देना है। R1 कितना है दोस्तों, यहाँ पे -2 इंटू R3 कितना है, -2 -2 -4, आंसर इज 2। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। R1 कितना है सर, यहाँ पे R1 सर 0 है, 2 इंटू R3 कितना है, 1, द आंसर इज -2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे, गौर से अगर आप देखोगे, तो आपको यहाँ पे आपका वैल्यूज मिल गया, और ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। जैसे ही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो आप स्टॉप हो सकते हो। बस यहाँ पे आप पूरे की जगह पे क्या लिखोगे, I इंटू A इनवर्स विच इज इक्वल टू ये 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब यहाँ पे देखो I मतलब 1 होता है, 1 इंटू A इनवर्स होगा, तो A इनवर्स का ये आपका प्रॉपर आंसर है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। जो मेरे CET बैच के स्टूडेंट हैं, जो मेरे CET बैचेस में रहेंगे, उनको मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा। डायरेक्ट ट्रिक है, मतलब अराउंड बोला जाए तो आप 10 सेकंड के अंदर पता कर सकते हो कि आपका फाइनल आंसर क्या है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट करता है। तो इस लेसन में मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ, और बहुत ही प्यारा ट्रिक है। जो मोस्टली लोग 2x2 में वो ट्रिक देते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 3x3 में ये ट्रिक आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आंसर्स को कवर कर सकते हो। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, परफेक्ट आंसर आया। क्रॉस चेक कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल का ही सम है। हाँ, अब इसमें आप कोई भी नंबर्स आने दो, कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर और कैसा सम आ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। चलो पहले मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले मेन सम सॉल्व करा दूँ, फिर बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या ऐसे सम्स भी पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बताऊं इन्वर्जन मेथड। देखो अगर आपको ए इनवर्स नहीं आया तो इन्वर्जन या रिडक्शन में से एक सम आएगा। अब इन्वर्जन मेथड के सम को सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, और इन्वर्जन मेथड में हमेशा 2x2 का सम हमारे एक्सरसाइज में दिया है, बट हमें 3x3 का प्रॉब्लम सेट या तो सॉल्व एग्जांपल से सम पूछते हैं। सॉल्व एग्जांपल का इन्वर्जन मेथड का सम बहुत बार पेपर में पूछा है, विथ नंबर सेम सम पूछा है। अब देखो इस फॉर्म में आपने जैसे ही लिखा, उसके बाद पहला स्टेप आपको इन्वर्जन मेथड में क्या करना है, फाइंड ए इनवर्स, जो हमने अभी किया। ये पूरा का पूरा स्टेप रिपीट करना है। ए इनवर्स आप फाइंड आउट करो। अब ए इनवर्स फाइंड आउट पूरा का पूरा कौन से मेथड से करना है, मेरा सजेशन है कि आप इसे एडजॉइन मेथड से करना है। यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, कौन से ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एडजॉइन से करना, ये मेरा सजेशन है। अब जैसे ही आप ये ला दोगे तो आपको क्या करना है पता है, आपको ये वाला पार्ट फिर से लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। प्री मतलब आगे, आगे दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं।
अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स आपको पता है आई होता है, तो ए इनवर्स इंटू ए भी आई होगा, तो इसका मतलब होता है आई इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि आई मतलब हमेशा वन होता है, आई मतलब वन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपका आंसर है। और जस्ट यहाँ पे आपको 11th क्लास का मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी पता होना चाहिए, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा आंसर्स निकालोगे। अब देखो दोस्तों हमारे सामने सम है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम देखो इस तरह से लिख रहे हैं, x माइनस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z विच इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई प्लस जेड 4, 2x वाई माइनस 3z 0, x प्लस वाई जेड इक्वल टू। अब यहाँ से आप वैल्यूज पहले निकाल लो, a का वैल्यूज क्या है, b का वैल्यूज क्या है, और द वैल्यू ऑफ x क्या है। ये तीन चीजें आपको सबसे पहले निकाल लेना चाहिए। अब देखो दोस्तों वैल्यूज ऑफ x मतलब यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। वैल्यू ऑफ b मतलब इक्वल के बाद कौन सा वैल्यूज है, 4 0 2। और वैल्यू ऑफ a मतलब इक्वल के पहले कौन कौन से कोएफिशिएंट है, जैसे x के आगे क्या है दोस्तों 1, y के आगे कुछ नहीं तो -1, z के आगे 1, x के आगे 2 1 -3 1 1 1 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो आगे प्रॉब्लम। अब आपको सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखो आपके पास ए है, जैसे ये देखो आपको पीछे दिया रहता था, ये देखो आपके पास ये ए है, आपको ए इनवर्स निकालना है। तो आपका अब आपको ए इनवर्स निकालना, तो देखो यहाँ से अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स के पूरे स्टेप्स को आपको रिवाइज करना है, तो इसलिए मैंने बोला कि ए इनवर्स अगर आपको आएगा तो इन्वर्जन आपको ऐसे ही आ जाएगा। अब मैं फिर से आपको ए इनवर्स, ऑलरेडी मैंने ए इनवर्स के 2 सम सॉल्व कराए, अब मैं फिर से वही ए इनवर्स आपको बताऊं तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो मैं ए इनवर्स का आंसर को ना डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और आप सभी लोग को डायरेक्ट नहीं लिखना है, आप सभी लोग को एक बार क्रॉस चेक करना है, प्रैक्टिस करना है कि आपसे आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है, तो इनडायरेक्टली आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखो मैं ए इनवर्स के आंसर्स को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 मिनट। और वही चीज अगर मैं फिर से सॉल्व कराऊं तो टाइम पास होगा, कोई मतलब नहीं होगा। ए इनवर्स दिख नहीं रहा है। अब देखो यहाँ पे ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, और वैसे तो मैं सीईटी वालों जो मेरे बैच में उनको तो ट्रिक बताने वाला, तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1/10 4 2 2 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। ठीक है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 1/10। ठीक है, ये मैंने ए इनवर्स का आंसर निकाला। ये आपको पूरा प्रोसीजर वाइज निकालना होगा, ये ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे आपका टाइम बचे, वन शॉट वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए, नहीं तो फिर से वही मेथड मैं बताऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, अब देखो आपको आगे क्या लिखना है, सेम जो मैंने पीछे लिख के दिया है। आप क्या लिखोगे, ये स्टेप लिखना होता है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आई आएगा इंटू एक्स ए इनवर्स बी। अब आई मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे ए इनवर्स बी। अब x मतलब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखो, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। ए इनवर्स का आंसर हमने निकाला है, क्या निकाला है दोस्तों, 1/10। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3। और यहाँ पे अगर हम b के वैल्यूज की बात करें तो b का वैल्यूज क्या है दोस्तों, 4 0 2। ये हमारा b का वैल्यूज है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 4 0 2। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन रखा। बस अब सोचो ये वाला पार्ट तो आपका पीछे का ही पार्ट है, बस ये नया पार्ट है, और ये हमेशा डायलॉग लिखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो डायरेक्ट आप ये लिखो,
ए इनवर्स इंटू बी, पर आपका मार्क्स कट हो सकता है हाफ ऑफ, अगर आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो। अब यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ये 1/10 भी ऐसे ही रहेगा। देखो जानबूझ के मैंने ऐसा सम लिया है कि आपको इसको ही एवरग्रीन सम बोलते हैं, कि आपको समझे। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से डिवाइड करो। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा पार्ट है। ये जो पूरा पार्ट है रो, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 4 4 जा 16, 2 0 जा 0, प्लस 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 2 0, 2 2 जा 4, प्लस प्लस प्लस। अब सेकेंड रो, -4 5 जा 20, 0 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 4 जा 4, ये क्या आएगा दोस्तों 0, और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप प्यार से ध्यान से अगर लिखने जा रहे हो तो 1/10। अब यहाँ पे ये कितना है सर 20, ये कितना है सर -10, और ये कितना है सर 10। अब देखो ऐसे आंसर्स मिलते हैं ना तो समझ जाया करो कि अपने आंसर राइट होने के चांसेस हैं। देखो डिवाइड एकदम प्रॉपर हो रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे तो जगह नहीं है। अब देखो फिर भी मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह निकाल के। दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे, हाँ दिख नहीं, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, हाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे 10 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2, इसको डिवाइड करूंगा तो -1, इसको डिवाइड करूंगा तो 1। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय इक्वालिटी, और बाय इक्वालिटी आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू, x की जगह पे क्या है 2, y की जगह पे क्या है -1, और z की जगह पे क्या है दोस्तों 1। सीधी बात, नो बकवास। तो देखो आपको इन्वर्जन मेथड एक झटके में समझ में आ गया, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अब आप कोई भी नंबर्स कितना भी चेंज आने दो, आप आराम से सम सॉल्व कर सकते हो। आराम से आपका पूरा का पूरा आंसर भी आ जाएगा बिना 2 -1 1, एकदम परफेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट बारी है दोस्तों रिडक्शन मेथड की। अब देखो रिडक्शन मेथड के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो यही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा मैट्रिक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज कभी पेपर में पूछा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिस करो जो पेपर में पूछा जाए। अब आप जाके मेरा एक लेक्चर देख के आप कोई भी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक झटके में आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब नेक्स्ट है रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड, अब देखो भाई रिडक्शन मेथड का बेसिक स्टेप्स क्या है, प्लीज ध्यान से समझ लो। पहला स्टेप, ये ax विच इज इक्वल टू b है। फिर यहाँ पे जो भी a का वैल्यू होगा दोस्तों, a का जो भी वैल्यूज होगा, जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 9 है, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। आपको बस क्या करना है दोस्तों, या तो इसको अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करो या तो लोअर में। मैं हमेशा इसको अपर में लूंगा। अपर मतलब डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स को मैं जीरो करूंगा, ये एलिमेंट्स को जीरो। अब देखो ये दोनों को जीरो करने के लिए आपको पहले इसको 1 करना ही होगा, और इसको जीरो करने के लिए इसको आपको 1 करना होगा। वो तो आपको आता ही है करने, बस इतना करो, बाद में मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो रिडक्शन मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड माना जाता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, पहले मैं इसको सिस्टमैटिक वे में लिखूँ। ये मिसलेनियस का सम है, x प्लस 2y प्लस z विच इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y 1, 3x माइनस वाई माइनस 2z विच इज इक्वल टू 5। देखो x प्लस 2y प्लस z विच इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y माइनस z विच इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई 2z विच इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं बात करूं a के वैल्यू की, तो a के वैल्यू की बात करूं तो a का वैल्यू क्या है दोस्तों, पहले इसको लिखो 1 2 1 2 3 -1 3 -1 -2 1 2 1। मैं हमेशा यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 2 3 -1 3 -1 -2। मेरी आदत है कि अगर यहाँ से मैं क्रॉस चेक करूँ राइट हो गया तो मतलब मैंने परफेक्ट लिखा है। अब b का वैल्यू है, b का वैल्यू है 8 1 5। देखो मैंने यहाँ से देख के लिखा है, पर क्रॉस चेक यहाँ से करूंगा 8 1 5। तो मतलब समझ में आता है कि कहीं अगर कुछ गलती रहेगा तो बच जाओगे। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है x y z। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद, अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने पढ़ाया। अब देखो मेरा लास्ट पार्ट चल रहा है ये वाला जो सम है।
अगर आप देखोगे मैं लगातार 49 मिनट से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक भी कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग नहीं हुआ है, एक भी जगह चाहे, और सब मैंने नए सम्स लिए। आप इवन आप पीछे के मेरे वीडियोस को देख लो, कहीं पे भी वन शॉट वीडियोस देख लो, आपको दिखाई देगा सब नए सम्स है। हर एक में कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, क्योंकि मेरा, जबकि मेरे सामने यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप बहुत बार सम सॉल्व करोगे तो बहुत सारे टीचर्स को आप देखोगे, हाँ होता है, वैसी गलती होती है सभी टीचर्स से। कभी कभी यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, मुझे नंबर्स नहीं दिखाई दिया तो हो सकता है। तो बहुत बार देखोगे टीचर्स जब कैलकुलेशन कराएंगे तो टीचर्स भी बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि टीचर्स जब इतना मिस्टेक कर रहा है तो स्टूडेंट कितना करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिस्टेक नहीं करना। अगर आपके माइंड को एकदम, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एकदम दिमाग में प्रॉपर रखो। इससे बाहर एक भी सम आपको पेपर में नहीं दिखेगा, डायरेक्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यूनिट टेस्ट में तो दिखेगा ही नहीं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ए एक्स विच इज इक्वल टू बी, यहाँ से सम स्टार्ट होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू है 1 2 1 2 3 -1 3 -1 -2। यहाँ पे क्या है दोस्तों, x का वैल्यूज है, x मतलब स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 8 1 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इसको अपर ट्राइंगुलर में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो डायगोनल्स के बिलो के जो भी एलिमेंट्स है उसको जीरो करना है। ये देखो, ये जीरो करने के लिए दोनों ये वन होना चाहिए, ऑलरेडी वन है, नहीं वन है तो आपको करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 5 होता तो R1 को पहले 5 से डिवाइड करते, पर लक है कि यहाँ पे 1 है। तो हम देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इसको जीरो करना है, R2 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ R1, इसका हेल्प लेंगे। यहाँ पे 2 है तो -2। R3 को चेंज करना है थर्ड रो को विथ रेफरेंस ऑफ R1, यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट -3। इसलिए मैं आपको बोला कि पीछे ERT सीखोगे तो ही आपको रिडक्शन आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट आपका आंसर आता है 2-3 स्टेप्स में। पहले तो यहाँ पे x है, y है, z है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो R1 चेंज नहीं हुआ था, ये 1 2 1 है, ये 8 है। अब हमें R2 का वैल्यू चेंज होगा, तो सबसे पहले ये दोनों जगह तो जीरो आएगा, परफेक्ट। अब बस ये R2 चेंज होगा, R2। अब देखो यहाँ पे R2 है -2 R1, तो अब देखो मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, R2 -2 R1। R2 का वैल्यू यहाँ देखो, ये चेंज करना तो इसमें R2 का वैल्यू कितना है 3 -2, R1 कितना है 2। देखो 3 -4, आंसर इज -1, यहाँ पे -1 आपने रखा। अब ये देखो, ये सॉल्व कर रहे हो तो R2 कितना है -1, R1 कितना है दोस्तों 1, -1 -2 -3। ये अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो कभी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। देखो ये सॉल्व कर रहे हो, इसमें से R2 का वैल्यू लो 1 -2, R1 कितना है दोस्तों 8, 1 -16, आंसर इज -15। अब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ये पार्ट हो गया तो अब देखो थर्ड रो में आ रहा हो तो ये फॉर्मूला R3 3 R1। अब देखो ये है R3, यहाँ पे कितना है -1, 3 R1 कितना है दोस्तों 2, तो इसमें R1 कितना है 2, -1 -6 -7। अब ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये सॉल्व करना है तो इसमें जाओ। अब देखो यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है -2, R1 कितना है दोस्तों 1, -2 -3, आंसर इज -5। ये भी हो गया। अब ये हो गया। अब देखो ये R3 कितना है दोस्तों 5 -3, R1 कितना है दोस्तों 8, 5 -24 ना। और अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो -19। कुछ अतरंगी सा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, जो आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे R3 का पूरा पार्ट हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे मुझे बस एक जीरो चाहिए। कहाँ जीरो चाहिए, ये वाले पे। अब ये वाले पे बस जीरो चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 चाहिए। तो पहले इसको जीरो करने के लिए 1 चाहिए, तो R2 डिवाइड बाय -1, इसको -1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x है, y है, z है, 8 है, -15। सॉरी, R2 को डिवाइड करना है।
पहले इसको ऐसे ही रखो। अब देखो R2 चेंज होगा और R1 चेंज नहीं हुआ, तो R1 पहले लिखो। R3 चेंज नहीं होगा, 0 -7 -5 -19। R2 चेंज होगा, ये 0, ये 1, ये 3, ये 15। ठीक है, अब आपको बस इसको जीरो करना है, R3 को जीरो करना है विथ रेफरेंस ऑफ R2, क्योंकि इसको जीरो करना है तो इसका हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पे गया 7 का अपोजिट, -7 का अपोजिट +7। देखो यहाँ पे x है, y है, z है, ध्यान से। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो R1 सेम है, 1 2 1 8। अब यहाँ पे 0 1 3 15, R3 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको पता है यहाँ पे 0 ही आएगा, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपको दो वैल्यू सॉल्व करना है इससे। देखो R3 +7 R2। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसमें से R3 का वैल्यूज कितना है, -5 +7, R2 का वैल्यूज कितना है, -5 21। और अगर मैं -5 करूँगा तो आई थिंक 16 आंसर आएगा। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, -19 7, R2 का वैल्यू कितना है, 15 -19 प्लस ये 105। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर जिसको नहीं आता होगा तो भाई 15 7 जा करो, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 और 3 105 आता है। अब 105 में से 19 को माइनस करना है, तो देखो 15 - 9 6, 9 - 1 8, आंसर इज 86। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना है दोस्तों, 86। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका डन है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, और आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, 8 है, 15 है, 86 है। यहाँ पे क्या है, 1 है, हाँ सॉरी 1 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, एक्स। 1 इंटू एक्स क्या होगा दोस्तों, एक्स होगा। 2 इंटू वाई क्या होगा दोस्तों, 2y। और 1 इंटू जेड, जेड। देखो 0 इंटू एक्स 0 होगा, 1 इंटू वाई वाई होगा, और प्लस 3 इंटू जेड 3z होगा। और यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 16 इंटू जेड 16z। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको इसी तरह से बेसिक कैलकुलेशन करना होगा बाय इक्वालिटी। पहले आपको यहाँ से इसको इक्वल बताना है, 16z विच इज इक्वल टू 86, देन z इक्वल टू 86 डिवाइड बाय 16। इसका हाफ कितना, 8 होगा, इसका हाफ कितना होगा दोस्तों, 43। तो z विच इज इक्वल टू 43/8। अब यहाँ पे हमारा ये, तो गाइस यहाँ पे ये अपना आंसर है पहला, परफेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अपना आंसर इतना अतरंगी आया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, बोला यार इतना अतरंगी आंसर कैसे आया। तो जब मैंने पूरा तहकीकात किया क्वेश्चंस को, मैंने सोचा कि हो सकता है कहीं पे लिखते टाइम कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा। तो भाई क्वेश्चन यही है, बुक में अपना क्वेश्चन यही है मिसलेनियस में। बट उन्होंने जो क्वेश्चंस दिया है यहाँ पे एक्चुअली 11 आना चाहिए था। हाँ, तो बाद में उन्होंने वहां पे ऐसा लिख के दिया है कहीं पे, अगर उन्होंने सॉल्यूशन सॉल्व किया तो यहाँ पे 11 लेके सम सॉल्व किया तो प्रॉपर सम सॉल्व होता है। बट आपके पेपर में अगर ये 1 आ जाता, क्योंकि अपने बुक में तो 1 लेके लिखा है, तो अपना आंसर यही है। समझ में, अगर आपके बुक के पीछे अगर वहां पे 11 के अकॉर्डिंग आंसर लिखा जा सकता है, पर मैंने फिर क्रॉस चेक किया तो यही आंसर है, ये परफेक्ट आंसर है। वैसे ही सेम अब इसके अकॉर्डिंग आप y का आंसर निकालोगे तो 4 + 3z विच इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देखो y + 3 43/8, एकदम अतरंगी आंसर आएगा, पर आंसर परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12 अपॉन 8 और 15। देन y विच इज इक्वल टू 15 - 129/8। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 15 8 ज़ा 120 और -129 डिवाइड बाई 8 -9/8। मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि ये आंसर अपना राइट है कि नहीं। यस, -9/8 परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर है, ये वाले सम के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हो सकता है पेपर में, जैसा सम आए
तो नहीं तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे। हाँ बस ऐसा अगर कभी आंसर आया तो क्रॉस चेक करना, जैसे ऐसा आंसर आया तो पहले मैंने रुक के पूरा सम क्रॉस चेक किया तो देखा आंसर तो परफेक्ट है, पूरा कैलकुलेशन में एक भी मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे आपको हमेशा चेक करना है। बाकी आप z का आंसर निकालो। z का आंसर क्या, z हो गया, x का आंसर निकालो। x का आंसर कैसे निकालते हैं, ये दोनों वैल्यूज को आपको इस वाले इक्वेशन में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया, अपना रिडक्शन मेथड भी हो गया। अब जाते जाते देखो, ये कभी कभी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले बहुत बार पेपर में आया है। तो हमेशा देखो लिखा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम यूजिंग मैट्रिसेस। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, लेट कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे देखो 4 पेंसिल बोला है ना, 1 पेंसिल, 1 पेन, 1 इरेजर, बी x रुपीस, यहाँ पे y और यहाँ पे z, ये आप स्टार्टिंग में कंसिडर कर लो। अब फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन फुल फॉर्म में लिखना। अब पहला क्या है दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 4 पेंसिल कितना है दोस्तों, x है, 3 पेन और 2 इरेजर विच इज इक्वल टू 60। पहला इक्वेशन मिला। दूसरा द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन और 6 इरेजर विच इज इक्वल टू 90। और तीसरा द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेन और 3 इरेजर विच इज इक्वल टू 70। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स का यूज करना है और हमें इसका आंसर्स निकालना। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसमें से अब कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा पार्ट अब इसकी तरह हो गया। देखो ये आपके पास इक्वेशन है, बस आप मेथड अप्लाई करो। मैं आपको बोलूंगा कि आप रिडक्शन अप्लाई करो, सबसे अच्छा मेथड रहेगा। तो रिडक्शन वाइज चले जाओ। हाँ कहीं पे अगर कुछ डिवाइड हो रहा है, जैसे अभी देखो कोई, ये देखो ये इक्वेशन डिवाइड हो रहा है, तो पहले इसको पूरा डिवाइड कर दो। जैसे ये 2 से हो रहा है ना, ये पूरा सबसे डिवाइड नहीं हो रहा, बीच में 3 आ गया, तो ये 2 से पहले पूरा डिवाइड करके इसको छोटा इक्वेशन बनाओ, फिर ए बी सी निकालो और फिर रिडक्शन मेथड से सॉल्व करो। तो ये सॉल्व करके रिडक्शन मेथड से आपको इसका आंसर मुझे बताना है। अब ये होने के बाद अब लास्ट टू लास्ट आपको एक और सम मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे सम्स भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, जस्ट मैं वो सम आपको लिख के दे रहा हूँ। बस अब उसके बाद आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो आप मेरा एवरग्रीन PYQs ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे ए है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, वेरीफाई दैट, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एडजॉइन ऑफ ए, यहाँ पे एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ऐसा सम्स भी आपके आ सकता है। अब बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे ये कैसे सॉल्व होगा। तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। ए आपके पास है, एडजॉइन ऑफ ए, इसका आप एडजॉइन निकालो। सेम एडजॉइन वाला मेथड बताया हूँ। वैसे तो सीईटी में जब रहोगे तो इसका एडजॉइन तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये दोनों को चेंज करो साइन के अकॉर्डिंग और फिर इंटरचेंज करना है। तो पर डायरेक्ट मत निकालना, इसको आपको प्रोसीजर वाइज निकालना होगा, जो एडजॉइन का मैंने मेथड बताया। अब एडजॉइन अगर कहीं पे लिखा है तो ये सब आपको यहीं तक सॉल्व करना है। देखो आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो अगर एडजॉइन बोला है तो देखो ये आपने एडजॉइन बस यहीं तक सम सॉल्व करना है। कभी कभी बोलेंगे फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो सम यहीं तक सॉल्व करने का। हाँ तो ये एडजॉइन बस यहीं तक आपको सम सॉल्व करना, और 2 by 2 का है तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है पता है, उस सम में बाद में आपको ए से मल्टीप्लाई करना है एडजॉइन ऑफ ए को। ए आपका ये है, एडजॉइन ऑफ ए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा। एडजॉइन ऑफ ए अब पहले लिखो और ए से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा दोनों चेक करो सेम है कि नहीं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, उससे मल्टीप्लाई करो, ये तीनों के आंसर सेम होंगे। और मोस्टली ये एक प्रॉपर्टी है जो हम सीईटी में यूज करते हैं। तो ऐसा भी सम कभी कभार पूछा जा सकता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर नेक्स्ट हम वन शॉट बनाएंगे डिफरेंशिएशन पे। अगर आप ब्रीफ वाइज बहुत अच्छे से, सच में अगर बोर्ड में आपका टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे से अपने टाइम पे सिलेबस कवर करना है, तो आप मेरे बैचेस से जुड़ सकते हैं। मेरे बैचेस ऑलरेडी GDA महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा। और सीईटी के बैच से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि इस बार सीईटी का पेपर बहुत जल्दी है। चलो बाय बाय टाटा।